हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसा कि हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं। और अब एग्जाम है तो थोड़े एक्साइटेड भी होंगे। अब हमने पिछले में कॉन्सेप्ट मैपिंग में हमने ये जान लिया था कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइब, इन सब चीजों को जान लिया। अब बारी है शेयर्स की एंट्री जानने की कि किन स्टेजेस पे एंट्री होती है, क्या क्या एंट्री होती है। तो आर यू रेडी? मुझे उम्मीद है आप कह रहे होंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आज का लेक्चर जो है हमारा इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसके देखेंगे, यानी बेसिकली जर्नल एंट्रीज को जानेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ये सोचे कि बस हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी जाके देख लें। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ है तो फिर आप बिल्कुल देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्वेश्चंस लगाना आपके लिए जरूरी है। यहां पर हम सुपर फास्ट वे में आपको ये याद दिला देंगे कि हाँ ये चीजें पढ़ी थी, ताकि अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसने पहले से पढ़ रखा है, और होता है ना धीरे धीरे आप चीजें भूलने लगते हैं, ये सिंपल है, सबके साथ ही होता है। तो भैया 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट निकाले, एक रिवीजन लगा लिया, तो वहां पर कॉन्सेप्ट मैपिंग हमारे काम आता है कि इस टॉपिक में ये चीजें थी, हाँ हाँ ये चीजें, ये एंट्री थी। तो आपको मेरे साथ बोलना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कान में लगा के सुनना है। नहीं, जैसे ही शेयर का नाम आया, एप्लीकेशन, भैया ये एंट्री होती थी, हम दिखाते जाएंगे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग यूजफुल लगेगी। अदरवाइज आपको लगेगा कि यार इतना कम कम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमारे पास है अबाउट इशू ऑफ शेयर, कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस, हम ये जानेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसके बारे में जानेंगे। देन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, तब क्या होगा ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको बोलना है, तभी रिवीजन होगा। कोशिश ये है, जैसे हम ऑफलाइन में जाते हैं तो क्या होता है, टीचर बोल रहा था हाँ पहली एंट्री बताओ, बच्चे चिल्ला रहे हो, दूसरी एंट्री बताओ, बच्चे चिल्ला रहे हो, ऐसे ही हमें यहां पे फील करनी है, तभी तो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो जब भी कंपनी किसी भी जरिए से फंड रेस करना चाहती है तो उसमें बहुत सारे जरिए होते हैं, उसमें एक जरिया है शेयर इशू करके। तो जब शेयर इशू करके कंपनी कोई भी पैसे रेस करती है तो फिर शेयर इशू करके आ रहा है, जिसको शेयर इशू कर रहे हैं वो ओनर है। ओनर जब भी कुछ देता है तो कैपिटल कहलाता है, इसलिए शेयर कैपिटल इसका नाम पड़ जाता है। अ कंपनी कलेक्ट्स इट्स शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, शेयर्स इशू करते हैं, शेयर कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी can issue share after the compliance of legal formulation and after getting certificate of commencement of business and by filing prospectus with the registrar of companies. However, a private company can issue of share just after their incorporation of company. प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेट हुए और इशू कर सकते हैं, है ना। पब्लिक कंपनी है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी उनको लेना पड़ेगा, और ये पब्लिक को फ्रीली इशू कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि 90% होने ही चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अब जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपके पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि आप कैश में करेंगे, पब्लिक को सब्सक्राइब कराएंगे। दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ये दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं। इसमें फिर स्टेजेस हैं, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एक स्टेज है, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि भैया जब भी शेयर इशू किया जाएगा तो एप्लीकेशन स्टेज होगी। एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है भैया? एप्लीकेशन स्टेज में हम उन लोगों से कहते हैं कि आइए 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 हमारे शेयर खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। हालांकि मंडी में नहीं, शेयर मार्केट में, है ना। वहां पर हम बताते हैं कि भाई ये कंपनीज लिस्टेड हो गई हैं, और ये पब्लिक को नॉर्मली नहीं पता चलता। अब कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया तो उनको समझ में आने लगा है। अदरवाइज एनएससी बीएससी में लिस्ट होती थी कंपनीज, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स के पास रजिस्टर्ड है उनके पास मैसेज आता था और फिर उन्हें पता चलता था, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि हमें एक एक स्टेज सिखाई गई है। तो स्टेज में सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन, यानी जब मैं कह रहा हूं आओ आओ पैसा लाओ यार, मैं आपका पैसा दुगना तिगुना 4 गुना कर दूंगा, तब उनमें से कुछ लोग जो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, लग रहा है कंपनी ढंग की है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न दे देगी, तो वो पहले एप्लीकेशन भेजते हैं कि भाई जरा मुझे भी शेयर दे दो। और एप्लीकेशन स्टेज पे कुछ मनी होती है, तो वो हमें उस मनी के साथ एप्लीकेशन देते हैं, तभी हमें यकीन होता है कि हाँ ये आदमी इंटरेस्टेड है, सिर्फ बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी पहली स्टेज क्या है? एप्लीकेशन स्टेज, जहां पर हम सामने वाले से एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसमें पैसे भी होंगे, यानी कि पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट किस नाम से आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन नाम से, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो देखिए पहली एंट्री यही हो रही है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं हमारे मुनीम जी अकाउंटेंट सब क्या करें, टक 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 करके एंट्री करेंगे। जिस पर्सन से आया है उसको फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन स्टेज पे जो भी पैसा आया उसको शेयर कैपिटल में
ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यही शेयर कैपिटल पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग हमने देखा था, सब्सक्राइब्ड या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर आती हैं। यही हमारी रियल वैल्यू है जो जोड़ते जाती है स्टेज वाइज। पहली स्टेज हो गई, ठीक है, पहली स्टेज में हमने रिसीव कर लिया एप्लीकेशन, सबके नाम हम देखे, शेयर कैपिटल उनके नाम पर इशू कर दिया। फिर शेयर अलॉटमेंट की एंट्री आती है, यानी सेकंड स्टेज। अलॉटमेंट में क्या होता है, तो अलॉटमेंट में हमारे पास रजिस्टर हो मेंटेन हो चुका है। अब हम धीरे धीरे उन लोगों से बोलते हैं कि भैया पैसे भेज दो, पैसे भेज दो सेकंड स्टेज के, यानी कि अलॉटमेंट स्टेज के। तो पहले आप उनसे मांगेंगे, तो ड्यू की एंट्री होगी। तो आप एज्यूम करके चल रहे हैं जिसने एप्लीकेशन दी है भाई वो पैसे भी देगा, तो आप क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपकी पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद क्या रखना है कि यहां पर रिसीव की एंट्री पहले हो रही है, ठीक है, और ड्यू की एंट्री बाद में। यहां पर ड्यू की एंट्री, अब जो भी एंट्री होगी उसमें ड्यू की एंट्री पहले होगी। फिर पैसे आएंगे, यानी कि आपका बैंक बढ़ेगा, किसकी वजह से, शेयर अलॉटमेंट की वजह से। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल है तो नाम आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर सेकंड कॉल फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम आता है। पर ड्यू की एंट्री पहले जैसी होती है जैसा पहले हमने किया, यानी कि सेकंड स्टेज पे अलॉटमेंट वाला। बस अब नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल या तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या सिचुएशन बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया अगर यहां इक्विटी वर्ड होगा तो आपको शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी लगा देना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह इक्विटी लगा देना। भैया अगर प्रेफरेंस हुआ तो उसके आगे प्रेफरेंस लगा दो, ठीक है। तो इसमें तो कोई लॉजिक, मतलब कोई इतना ज्यादा 30 मार खान का काम नहीं है। अगर प्रेफरेंस इशू होंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बोलेंगे। अगर इक्विटी होगा तो प्रेफरेंस की जगह इक्विटी वर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कॉल की क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन फिर पैसे लेने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल होती तो यहां पर नहीं है इसलिए फर्स्ट कॉल बोला हुआ है, ठीक है। देन आपके पास सेकंड आ जाएगी। अगर अच्छा यहां पर यहीं तक बोला गया है, अगर मान लीजिए इसके आगे की होती तो हमारे पास सेकंड कॉल आती और वो फाइनल बोलते। अगर यही हमारे पास फाइनल कॉल होगी तो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। यहाँ एंट्री सिखाना इसलिए बोला हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कॉल आएगी वो आपकी फाइनल कॉल कहलाएगी, ठीक है। जो भी होगी, सेकंड होगी तो सेकंड, फर्स्ट होगी तो फर्स्ट। अब ये तो स्टेज वाइज थी, है ना। स्टेज वाइज अगर होंगी तो एंट्रीज ऐसे होंगी। अगर सेकंड कॉल होती तो फिर से ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, 4 स्टेज में हमारे पास एंट्री है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और अगर सेकंड होगा तो सेकंड एंड फाइनल, अगर सेकंड नहीं होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल वर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है। ताकि वहां पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर सिस्टम अब खत्म, अब दोबारा अगर शेयर इशू करेंगे फिर सब्सक्राइब होगा, वो अलग कहानी चलेगी। अब ये तो स्टेज वाइज। क्या भैया ऐसा भी हो सकता है कि इकट्ठे मिल जाए, तो हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में जब हमें इकट्ठे मिलता है तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेएबल इन लंप सम, यानी हमें लंप सम में मिल गया। तो ऐसे केस में हम वर्ड यूज करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पर इस स्टेज में भी पहले पैसे रिसीव होंगे फिर ड्यू की एंट्री होगी, क्योंकि पहले तो पैसे रिसीव ही होने वाले। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखिए शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद भैया फिर ड्यू की एंट्री होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो आप पैसे पहले रिसीव ही करेंगे, उसके बाद ही शेयर उनके नाम पे लिखेंगे। क्योंकि आप खुद से लॉजिक सोचिए ना, आपको क्या पता कौन पैसे भेजने वाला है या कौन आपके शेयर खरीदने वाला है। फोन करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, है ना। जैसे ही आप पैसे बताएंगे कुछ लोग फुर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी पैसे पहले मिलते हैं फिर ड्यू की एंट्री होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर लमसम होगा तो दोनों को, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री को मिक्स कर देते हैं और नाम एक ही रख देते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर कभी क्वेश्चन बोल रहा है कि एंट्री लमसम में करनी है तो आपको यही एंट्री करनी है। अगर स्टेज वाइज बोलेगा तो ऑफ कोर्स फिर वो स्टेजेस बताएगा, तो उसके हिसाब से एंट्री करनी है। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री। पर अब इसमें आती हैं सिचुएशन। सिचुएशंस कैसी आएंगी कि भैया कभी कॉल सीनेरियर आ जाएगा, यानी कि कभी कोई ऐसा हो सकता है जो पैसे ना दे, कभी कोई ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट में दे दे या अलॉटमेंट के पैसे उससे पहले दे दे, यानी कि एडवांस भी पे कर सकता है। तो चलिए उसको समझते हैं।
तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल, सपोज आप लिमिटेड है, मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 10,000 shares. For one shareholder holding 500 shares did not pay the first call, but when the company made final call ₹3 per share, he paid all his arrears. यानी कि ऐसा हो सकता है भाई कि पहले उसने पेमेंट नहीं की, बाद में उसने सेकंड कॉल पे पेमेंट कर दी। बेसिक पॉइंट यह है कि अगर पेमेंट नहीं की तो आप क्या करेंगे, सोच के बताइए। अगर आप एप्लीकेशन स्टेज पे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैसे जब आएंगे तभी आप उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अलॉटमेंट स्टेज पे ऐसा हो सकता है ना, फर्स्ट कॉल पे भी ऐसा हो सकता है कि पैसे एडवांस रिसीव हो जाए या ना रिसीव हो। तो अगर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल दोनों में से कोई भी हो, क्योंकि अब तो एंट्री सेम हो जाती है, ड्यू की एंट्री पहले फिर बैंक की एंट्री बाद में। तो अगर हम ड्यू की एंट्री पे हैं तो आप सोच के देखिए ना कि आप तो पूरा ड्यू की एंट्री करेंगे, यानी कि ड्यू की एंट्री के वक्त आपको थोड़ी पता कि भाई मैं पैसे मांगूंगा तो मना कर देगा। पहले तो आप पैसे मांगेंगे, उसके बाद नोटिस वोटिस जो भी है एप्लीकेशन जाएगी, फिर वो देखेगा पैसे हैं नहीं है, ना कर देते हैं ऐसे बोल देगा, है ना। तो यानी कि ड्यू की एंट्री तो यहां पूरी होती है, पर जब पैसे रिसीव होने होंगे तो लेट सपोज 1 लाख रिसीव होने, उसने 10,000 मना कर दिए, तो एंट्री क्या होगी। अलॉटमेंट हमारा क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। देन हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट तो पूरा पैसा हमने तो पूरा ही मांगा है, पर बैंक में कौन सा पैसा जाएगा, सिर्फ वो वाला जो उसने हमें दे दिया, जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा, है ना। पर यहां पर दो सिचुएशंस हैं। बुक्स आपसे कहती हैं कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाया जा रहा है तो कॉल्स इन एरियर को लिखिए अलग से, अगर नहीं बनाया जा रहा तो मत लिखिए भैया, मत लिखिए। मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दीजिए। ये जो एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बट अमाउंट 1 लाख नहीं लिखना है, 90,000 लिख देना है, तो भी बात बन जाएगी। पर ये कब करना है, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने को ना बोला गया हो। जब बोला गया है तो फिर आपका कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा, क्योंकि जो पैसे नहीं मिले एक तरीके से हमारे लिए नुकसान की बात है, तो वो तो डेबिट ही होता है ना। तो देखिए यहां पर अब देखते हैं, फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरिया। अगर हमने कॉल्स इन एरिया ओपन नहीं किया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फाइनल कॉल होता तो हम ऐसे नाम लिखते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर लेट सपोज 1 लाख का है और आपको 10,000 रुपए नहीं मिले, ठीक है, अगर आपको 1 लाख का है और 10,000 रुपए नहीं मिले, दैट मीन्स कि आप यहां पर 90,000 से डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। आपको कॉल्स इन एरियर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि भैया पैसा 10,000 का नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर माइनस। तो आपको याद होगा शेयर कैपिटल अकाउंट था अपना, जब अपन बना रहे थे फॉर्मेट पिछले कॉन्सेप्ट मैपिंग में, तो हम शेयर्स फुली सब्सक्राइब वाला था, एक नहीं था, है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसमें कैपिटल लिख रहे थे माइनस कॉल्स इन एरियर कर रहे थे, तो ये 10,000 रुपए सीधा वहां शो हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आपसे बोला कि भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी बनाओ, तो जाहिर सी बात आपको दिखाना पड़ेगा। तो ड्यू की एंट्री तो 1 लाख सही होगी। ड्यू की एंट्री में हमें क्या पता कौन हमें पैसा देने वाला है कौन नहीं देने वाला, वो तो जब पैसे नहीं आएंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई इसने पैसे दिए इसने नहीं दिए। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे तो जो पैसे का है वैसे हिसाब है। तो यहां देखिए, यहां पे आप लिख दोगे 90,000, यहां पे आप लिख दोगे 10,000 और यहां पे चला जाएगा 1 लाख, ठीक है, डन। तो ये कॉल्स इन एरिया का कॉन्सेप्ट है। शो कहां होगा, हमने पिछले कॉन्सेप्ट मैपिंग में पढ़ा हुआ है। अब पॉइंट आगे जाने की है, और आगे आपके मन में एक डाउट, भैया अगर सामने वाला हमसे पैसे नहीं दे रहा तो हमारा तो नुकसान है। मैंने कहा अच्छा कैसे नुकसान है, इतना सोच पाते हो? तो आप कहोगे हाँ भैया देखो, अगर मान लो मैंने अप्रैल में सोचा, मई तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो 1 महीने का मेरा इंटरेस्ट का लॉस नहीं है। आप भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिखाते हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इकोनॉमिक्स में भी सीखा जाता है, मैंने कई बार बताया भी है, पॉइंट तो है। तो जी हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट का भी केस है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए interest on calls in arrear. The company is authorized to charge interest on calls in arrear at a specified rate mentioned in its article from due date to the date of actual payment. Due date से लेकर actual date of payment के बीच का जो भी interest है वो आपको देना चाहिए. But if article are silent, table F schedule I of Companies Act 2013 shall be applicable, according to which interest shall be charged at rate not exceeding 10% per annum. However, the direction have the right direction, ये directors होंगे. However,
डायरेक्टर्स हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट होली और इन पार्ट। यानी डायरेक्टर के पास ये ऑप्शंस हैं कि वो इस इंटरेस्ट को छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपसे नॉर्मली ही सवाल पूछूं ना भाई, आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, आपको उससे इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या एंट्री होगी? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए इनकम होगी ना। सिंपल सा तो पॉइंट है बॉस। भले ही क्वेश्चन मतलब कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज आगे चला के आ भी गया तो क्या बात हो गई? टू कॉल सीनियर, अगर पैसे रिसीव हुए तो कैश। सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि आपको पैसे रिसीव होंगे कॉल सीनियर के नाम से, कॉल सीनियर की इनकम हो गई। क्यों इनकम हो गई? अरे भाई सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा तो आप उससे ब्याज ले रहे हो ना भाई, ब्याज आएगा आपकी जेब में डल जाएगा, इनकम हुई ना। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। चलिए, तो कॉल इन एरियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर भी हो गया। अब कॉल इन एडवांस की बारी। कॉल इन एडवांस भी हो सकता है क्या भैया? कोई ऐसा भी कर सकता है कि पैसे पहले ही दे दें? हाँ करते हैं, कई बार करते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन केस में तो हमें पता भी है ना। नाउ whenever calls in advance is received by the company, a separate account is called calls in advance account is opened. When a call is really due, calls in advance account is adjusted in the balance sheet. It is shown under the head of current liability and under the subhead of other current liabilities. यानी कि ये आपके करंट लाइबिलिटी में आएगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो कॉल्स इन एडवांस जब हमने पहला लेक्चर किया था शेयर कैपिटल का, तो उसमें नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि भैया जी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कॉल्स इन एरियर माइनस होता है, कॉल्स इन एडवांस तो उठ के जाता है लाइबिलिटी साइड। और इस पे इस बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी है ना, तो आपको वो भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर इसकी एंट्री क्या होगी? जाहिर सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अगर हमें पहले पैसे मिल गए तो वो भैया अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल के पैसे थे अलॉटमेंट में मिल गए, तो बैंक में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर उसको एडजस्ट करेंगे, तो जब कॉल्स इन एडवांस यानी उस स्टेज की एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल्स, जो भी नंबर पे कॉल होगा। क्यों? क्योंकि अब जब फर्स्ट कॉल पे पैसे आने होंगे, तो लेट सपोज 1 लाख पैसे आने थे, 10,000 उन्होंने अलॉटमेंट पे चुका दिए, तो अब नहीं देंगे, है ना। तो बैंक में कितने चले जाएंगे? यहाँ पर बैंक में चले जाएंगे 90,000 जो उनको अब देने हैं, 10,000 जो उन्होंने चुका दिए वो खत्म। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको चाहिए था। ठीक है, यही 10,000 रुपये आपका यहाँ पर ऐड हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, ये जो कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड पर जो है, और पैसे आपको बढ़ गए। ठीक है, तो इस बार पैसे वो नहीं मिले। अच्छा भैया, इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं जब कॉल्स इन एरियर होता है, तो कॉल्स इन एडवांस के वक्त हमें पे भी तो करना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए यार, ये तो इक्वलिटी का जीवन है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही, तो उस पर भी है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी भैया? इंटरेस्ट है भैया जी, हम पे करेंगे, हमारे लिए लॉस है तो डेबिट। कैसे पे करेंगे? बैंक से ही, तो बैंक। यहाँ पर भी अगर आप कैश की जगह चाहें तो बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो शेयर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट वर्ड ही यूज करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा थ्योरी में पढ़ लीजिए, इसमें क्या है। तो कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये डबल था मैंने काट दिया है, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल मस्ट बी स्टेटेड इन द आर्टिकल्स। या तो जो आर्टिकल में कहा होगा वो, या फिर जो टेबल एफ कहेगी वो, और ऐसे केस में आपको 12% चुकाने पड़ जाएंगे, या एट सच लोअर रेट डिटरमाइंड बाय इन इट्स जर्नल मीटिंग ऑन अ कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो उस मीटिंग में जो कहा जाएगा उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस भी सिंपल है, नॉर्मल लॉजिक लगाइए भाई। मेरे को किसी ने पहले पैसे दे दिए तो मैं उसको इंटरेस्ट चुका रहा हूं, इंटरेस्ट जा रहा है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, पेमेंट बैंक से होगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके भैया, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। आखिर भैया इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ओके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग का ही डिफरेंस है। कॉल्स इन एरियर इज दैट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, है ना, बट नॉट येट पेड, जिसको मांगा गया है पर अभी तक पे नहीं हुआ। कॉल्स इन एडवांस क्या है? द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी जो उससे हमने मांगा उससे ज्यादा उसने हमको दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। ठीक है, तो मीनिंग में डिफरेंस। देन इंटरेस्ट क्या है भैया? तो कॉल्स इन एरिया पे इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, कॉल्स इन एडवांस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। तो शेयर होल्डर एज एन इनकम ऑफ द कंपनी, ये इनकम होती है, और ये एक एक्सपेंस टाइप का होता है, क्योंकि आपको पैसे
चुकाने पड़ेंगे। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है या तो इसमें कहा होगा, अदरवाइज टेबल एफ में कॉल्स इन एरियर के केस में 10% है और कॉल्स इन एडवांस के केस में 12% है, या जो भी जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा विच एवर इज लोअर। ठीक है, टेबल एफ के हिसाब से ये नियम है ना। बाकी तो फिर एओ में जो कहा होगा वो तो होगा ही। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, तो जाहिर सी बात है ये बैलेंस शीट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में माइनस में आता है ना। Calls in arrear is shown in the balance sheet as deduction from the subscribed but fully paid up capital in the notes to accounts, and ये आपकी current liability में show होता है of the company under subhead of other current liabilities। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये शो होता है। इस पर सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी है, तो आपको उसको अच्छे से देखना है ना। उस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है और वो आ नहीं रहा नोट्स टू अकाउंट्स में, क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉल्स इन एरियर आता है, कॉल्स इन एडवांस अलग से लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे क्या है, तो अब है इफ शेयर इश्यूज एट अ प्रीमियम। अब भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे शेयर की कीमत माशाअल्लाह एकदम भागे जा रही है, जैसे अडानी सर है, रिचेस्ट बन गए हैं, मोस्टली उनके शेयर्स में जिसने भी पैसा लगाया भाई साहब वो तो इस समय बहुत ही हाई फाई हो गया। तो फिर वहां पे जाहिर सी बात है कि प्रीमियम भी रिसीव हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने सोचा कि यार 10 रुपए डालूं, फिर देखा अरे हमने भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 1000 लोग आ गए, हमारे पास 100 ही शेयर है, हमने अपने शेयर की प्राइस बढ़ा दी। मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल के बताऊं तो प्रीमियम हो सकता है। अब प्रीमियम है क्या, आप देखिए, किसी भी प्राइस की कीमत 10 रुपए थी, आपको उस पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां आना चाहिए? क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, है कि नहीं? तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं, फिर उसकी एंट्रीज देखते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है कि जब भी आपको पैसे ज्यादा रिसीव हो जाए आपके शेयर्स पर। ठीक है, अब ये प्रीमियम जब रिसीव होगा तो इसकी यूटिलाइजेशन, इस पर भी क्वेश्चन था सैंपल पेपर में। तो याद रखिए, एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट में बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला, ध्यान दीजिए, सैंपल पेपर में था पार्शियली पेड लिखा हुआ था, फुल्ली पेड बोनस शेयर, वर्ड लिखा हुआ है फुल्ली। कोई अगर बोनस शेयर रट के धन धन में चला गया गड़बड़ कर देंगे वो, है ना। फुल्ली पेड होना चाहिए। राइटिंग ऑफ प्रिमिलरी एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और डिस्काउंट allowed on issue of shares or debentures और commission paid on issue of shares और debentures, यानी अंडरराइटिंग कमीशन के केस में भी आ सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमिलरी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर का, उस समय अगर मुझे कुछ प्रीमियम पे करना है तो इशू के वक्त जो प्रीमियम रिसीव किया उसको यहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2, यानी कि अपने शेयर्स के लिए या किसी अदर सिक्योरिटीज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ब्लू कलर से टिक कर रहा हूं, इसका क्वेश्चन 99% आता ही आता है। हम तो जब से हैं तब से आ ही रहा है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये पक्का आएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में। 4 नंबर में कई बार इसका सीधा विवरण ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें, तब ज्यादा दिक्कत होती है। 1 नंबर में पूछेंगे तो आपको बस 4 पॉइंट याद करने, थोड़ा सा नॉर्मल यूज करेंगे तो कैसे भी आंसर आ जाएगा, मतलब तुक्का नहीं, दिमाग लगा के आ जाएगा आंसर। पर अगर आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में इसका यही पॉइंट्स पूछ लिए तो आपको 4 और 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं उसकी एंट्रीज की तरफ। तो कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि जाहिर सी बात है ड्यू की एंट्री पे ही आप उनसे प्रीमियम मांगेंगे, है ना। फिर जो भी पैसा मिलेगा वो आ जाएगा। अगर एप्लीकेशन स्टेज पे होगा तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रीमियम है तो आपको पहले प्रीमियम के साथ ही पैसे भेजने पड़ेंगे, यानी कि पहले तो जो पैसे हैं प्लस प्रीमियम, तो टोटल 4 रुपए होंगे। फिर जब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटेंट साहब से कहोगे लो भैया इतनी एप्लीकेशन आई, इतना इतना पैसा मिला, जरा कर दो जरा, तो फिर अकाउंटेंट साहब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया हमें चाहिए थे 4 रुपए, एप्लीकेशन में मिले 4 रुपए, 3 हमारी कैपिटल का है, 1 हमारा प्रीमियम का है। इस पर एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, जो प्रीमियम है ये अलग है। प्रीमियम हमें मिल जरूर शेयर पे रहा है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग अलग है। शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 रुपए ही जाएंगे और ये जो जाएगा ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इस पॉइंट को प्लीज आप समझिए, है ना। इससे सैंपल में क्वेश्चन है, कई लोगों को यहां पे डाउट आ रहा है कि ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 1 रुपया और 3 रुपया हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा पैसा अनकॉल्ड कैपिटल का है, तो आप देखोगे टोटल अगर 10 है, 3 रिसीव हुए, तो हमारे लिए अनकॉल्ड 7 है।
प्रीमियम का पैसा अलग से। अगर आपसे पूछेगा कि भैया अनकॉल्ड प्रीमियम अमाउंट कौन सा है, तो लेट सपोज अगर 3 रुपए प्रीमियम था, एक आपको रिसीव हो गया, यानी 2 रुपए अनकॉल्ड प्रीमियम है। प्रीमियम और शेयर कैपिटल दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे एंट्री में आते हैं क्योंकि पैसा आपको दोनों का इकट्ठा मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब अगर अलॉटमेंट स्टेज होगी तो भैया पहले ड्यू की एंट्री है, इसलिए पहले सिक्योरिटी स्कीम में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक में पैसे रिसीव होंगे। बैंक में जब भी पैसे रिसीव होंगे तो कैपिटल के और प्रीमियम के जोड़ के रिसीव होंगे, चाहे फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज हो, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री में आपका प्रीमियम का अमाउंट आएगा। बाकी एंट्रीज तो हमने अभी देख ही ली है ना। बैंक अकाउंट डेबिट अगर एप्लीकेशन का है तो पहले एप्लीकेशन होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी स्कीम में। अगर अलॉटमेंट हो तो पहले एंट्री उसकी होगी, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बैंक से पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वहां पर प्रीमियम का पैसा साथ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया जी। अब बारी आती है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हमारे वक्त में तो ये था, है ना, सेक्शन शायद 78 था उस टाइम पे, अगर मैं सही से याद है तो, पर अब ये नहीं है फिलहाल। कल को आ भी सकता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल नहीं है। तो उसके हिसाब से प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। ये वॉइड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आना तो चाहिए। दस नाउ, ये वर्ड याद रखिए वॉइड। Thus now a company cannot issue share at a discount except sweat equity shares to employees or to directors by passing special resolution। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को देना है तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, फिर आप कर भी सकते हो, पर पब्लिक को तो शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ पनिशमेंट क्या है भैया जी, तो पनिशमेंट सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 में बोला गया है, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 1 लाख। भाई साहब 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। कई लोग कहते हैं भैया करोड़ों की कंपनी में इतना क्या, हर कंपनी करोड़ की नहीं होती जनाब, ठीक है। और पेनल्टी इसलिए है कि ऐसा ना किया जाए, इसलिए नहीं है कि भाई साहब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये भी एक पॉइंट है, कई लोग सोचते रहते हैं अरे भैया क्या यार करोड़ों की कंपनी के लिए क्या ही 1 लाख यूं फेंक देंगे, बट लॉजिक है उसके पीछे, है ना। एंड एवरी ऑफिसर हु इज in default shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 6 months or with a fine of 1 lakh which may be extended to 5 lakh or with both। यानी कि आपको 1 लाख से 5 लाख के बीच में पेनल्टी लग सकती है, और जो ऑफिसर है उसको 6 महीने तक की पेनल्टी भी लग सकती है, और 1 लाख और 5 लाख की पेनल्टी प्लस 6 महीने की जेल, ये भी हो सकता है। इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल, तो स्ट्रिक्ट है ये नियम। अगर डिस्काउंट पे आप इशू करते हैं, जाहिर सी बात है कोई इशू करेगा ही नहीं ना। यहाँ पे थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। अगर लेट सपोज डिस्काउंट में वो कर ही दे, है ना, ऐसा नहीं है कि कर ही दे, कल को मान लो 2 साल बाद नियम बदल गया, तो आप क्या कहोगे, यार हमारे वक्त में तो था नहीं, निको मैंने पढ़ाया नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लॉजिक से ध्यान दीजिए। अगर लॉजिक हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्कीम की एंट्री है, हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आपने डिस्काउंट पे किया तो आपको पैसे कम मिलेंगे, है ना, कम मिलेंगे। तो ये लीजिए डिस्काउंट ऑन शेयर, शेयर डिस्काउंट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस खत्म। शेयर कैपिटल में आपके 10 रुपए जाने चाहिए, आपने 9 रुपए एक्चुअली मांगे हैं और 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया है। बैंक में क्या होगा भैया जी, तो बैंक में भैया 9 रुपए मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए, तो 9 रुपए, 9 रुपए। ये ए एंट्री थी, ये बी एंट्री थी। लेट सपोज 2-3 साल बाद आ भी जाए तो एंट्री तो यही होगी, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ऑल्दो अभी ये मना है, वॉइड है। अगर आप करते हैं तो 1 लाख से 5 लाख तक की, ऑफिसर को 6 महीने की, या फिर 1 लाख से 5 लाख और 6 महीने भी, दोनों भी लग सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि मैंने ये तो समझ लिया कि भैया शेयर इश्यू होगा तो 3 स्टेप्स हैं या 4 स्टेप्स हैं, मतलब अगर स्टेजेस गिनी जाए तो अगर इकट्ठा हो गया लमसम में तो भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख देना है, हो जाएगा। उसमें कॉल्स इन एरियर हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट पे करना हो सकता है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है। डिस्काउंट अभी मना किया गया है तो नहीं हो सकता यहाँ पे ये नहीं बोला, डिस्काउंट भी हो सकता है, डिस्काउंट अभी मना किया गया, कल को आएगा तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है कि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो डेबिट चला जाएगा, ठीक है, उतने पैसे बैंक में कम आएंगे। पर क्या और भी तरीके हैं जब शेयर इशू किया जा सकता है पब्लिक के अलावा, तो जी हाँ, अदर देन कैश भी है। मान लीजिए आपने किसी से कुछ खरीद लिया, अब आप उसको पैसे के बजाय शेयर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई आपके लिए काम कर रहा था, प्रमोटर था, वो
उसने काफी सारा काम किया, अब आप उसको उसके पैसे के बजाय शेयर देना चाहें, दे सकते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, अगर वेंडर को आप करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, वेंडर मींस अगर आपने किसी से कोई एसेट्स खरीदा है, तो अब आप क्या होता है ना कि नॉर्मली जब आप किसी गुड्स खरीदते हो तो उसे क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी और से कुछ एसेट्स खरीद लिया तो उनको वेंडर बोलते हैं, ठीक है, इतना सा पॉइंट है। तो फ्रॉम वेंडर्स एंड इशू शेयर्स टू देम टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सच एसेट, बट दीज शेयर्स आर शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट एज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंट्रीज विल बी, अभी हम देखते हैं। तो ध्यान रखिए कि इन शेयर्स को आपको अलग से दिखाना है बैलेंस शीट में, ठीक है। आपको शेयर कैपिटल में तो वो ऐड होगा, लेकिन आपको वेंडर को भी दिखाना है। तो इसकी एंट्रीज है, पहली एंट्री फिर परचेज करने की है, फिर बिजनेस परचेज करने की भी एंट्री है, तो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहली एंट्री है कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। फर्स्ट केस देखिएगा, अगर आपने इशू किया है और कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा एसेट्स और लायबिलिटी में, सो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेट एसेट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो कुछ नहीं करना आपको, सन्ड्री एसेट्स जो भी आपने लिए वो सारे डेबिट, क्योंकि मैं जिससे भी कोई एसेट ले रहा हूं तो मेरी एसेट बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं वेंडर को शेयर दे रहा हूं, याद रखिएगा, एसेट नहीं, एसेट तो मैं उससे ले रहा हूं, तो वो सारे डेबिट। अगर मैंने उसकी कोई लायबिलिटीज ली हैं तो वो भी इंडिविजुअली, एसेट्स लायबिलिटी नहीं, ये लायबिलिटी होगा, इंडिविजुअली सारी वैल्यू लिख दी जाएगी, फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वेंडर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट हमें ड्यू है, इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन भी। जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, सीए में घुस जाएंगे, तब आप वहां जानेंगे परचेज कंसिडरेशन, अमलगमेशन में इसकी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया। देन व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर और लेस देन द नेट एसेट्स, देखिए इस केस में क्या होगा कि हमें पता चल गया कि भैया एसेट 1 लाख के हैं, लायबिलिटी 90,000 की है, तो जाहिर सी बात है 10,000 का वेंडर है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन हमारा 10,000 हो गया। लेकिन अगर लेट सपोज हमको वेंडर गिवन है, लायबिलिटी एसेट सब गिवन है, पर ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा वो हम यहां समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, द डिफरेंस इफ purchase consideration is more than the net assets is debited to goodwill account, or the difference if purchase consideration is less than the net asset is credited to capital reserve account, entry will be। भैया कुछ समझ में नहीं आया, एंट्री से देखते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो जो भी एसेट था उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी लायबिलिटी था उसको क्रेडिट कर दीजिए इंडिविजुअली, जो भी वेंडर का अमाउंट था वो भी क्रेडिट हो गया। अब आपने देखा कि भैया ये 1 लाख रुपए है, ठीक है, पहले एग्जांपल में ये हमारे पास 90,000 रुपए है और ये हमारे पास 30 है, ठीक है, ओके। तो 100, 90 और 30, तो ये तो 120 हो गया भैया। उस केस में कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा था ना, एक केस है। तो आप देख रहे हैं कि यार ये तो डेबिट साइड छोटा पड़ रहा है। देन इन दैट केस अगर कभी भी डेबिट साइड छोटा पड़ रहा है तो यानी यहां आप 20 रुपए मानेंगे, आप समझेंगे कि आपने सामने वाली की जो लायबिलिटी ली है 90 की और 30 का जो वेंडर का अमाउंट ड्यू है वो इसीलिए है कि 1 लाख एसेट में आप 1,20,000 का नुकसान क्यों उठाओगे, 1,20,000 की लायबिलिटी क्यों लोगे, क्योंकि 20,000 आपको लग रहा है, मतलब अगर उसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे आपको लग रहा है कि इसकी गुडविल है, यानी कि आपने उसके पैसे दिए हैं, ये एजम्पशन आता है, ठीक है, अगर ऐसा केस हो तो। लेकिन अगर मान लीजिए इसको किस कलर से लिखा जाए, चलो आज ग्रीन कलर भी इस्तेमाल करते हैं, अगर यहां लिख दिया भैया जी 120, अब ये गुडविल नहीं आ रहा है, ठीक है, 120 भैया, लायबिलिटी में लिखा है 80 और वेंडर में लिखा है 10, भैया ये क्या हुआ, डेबिट 120, क्रेडिट में सिर्फ 90, 80 और 10 90 हुए, तो अब क्या करें, तो आप मानेंगे कि 30 जो है कैपिटल रिजर्व है, 30 क्या है, कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। क्या भैया एक ही क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या तो आपने शाख के लिए पैसे दिए होंगे या तो उसके पास कुछ रिजर्व होंगे, तो वो यहां पर शो होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ गई लायबिलिटी और वेंडर के अमाउंट को जोड़कर तो गुडविल आता है, पर अगर एसेट साइड स्ट्रांग है, क्रेडिट साइड कम है, तो कैपिटल रिजर्व आता है। बस वही यहां पर कहानी बोली गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस कंसिडरेशन, यहां पे शेयर आएगा, कंसिडरेशन शेयर कैपिटल इज पेड एंड दस इज परचेज। तो यहां पर गुडविल को हम इसी को कहते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल, कि भाई मैंने गुडविल भी परचेज की है, ठीक है, उसके भी पैसे दिए हैं एक तरीके से, ओके। नाउ द आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व विल बी अपीयर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। अब
अकाउंटिंग एंट्रीज इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। अब अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वेंडर को तो उसमें भी तो डिस्काउंट आ सकता है, उसमें भी तो प्रीमियम आ सकता है। डिस्काउंट अभी अलाउ नहीं है पर आने के लिए तो आ सकता है, तो मैंने आपको सारा ही बताया हुआ है। When shares are issued at par, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई 100 का उधार था, मैंने 100 की शेयर कैपिटल दे दी, बात खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए वेंडर के ऊपर उधार तो 100 का था, ठीक है, उधार तो 100 का था, पर मैंने 90 रुपए के ही शेयर दिए। तो कहेगा कैसे भैया, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम के थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपके शेयर की कीमत 110 रुपए थी, ठीक है, क्या थी 110 रुपए इस शेयर की कीमत। इसमें आपने कहा कि भाई 100 रुपए तो मेरी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए मेरा प्रीमियम है, ठीक है। तो जब आप उसे शेयर दोगे तो आप तो उसे 110 के हिसाब से ही दोगे, ठीक है, आप तो उसे 110 के हिसाब से दोगे। तो अगर उसका 100 मान लीजिए 11,000 रुपए उधार बच रहा है, तो 110 के हिसाब से आप उसे कितने शेयर दोगे, 1000 100 शेयर, एक जो से एक जीरो कटा गया तो ये 100 शेयर आप उसे दे रहे हो। तो आप शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे, तो 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 आपके शेयर कैपिटल हुआ और 1,000 या 100 इंटू 10 करेंगे तो 1,000 रुपए आपका प्रीमियम होगा, ठीक है। तो प्रीमियम आपका यहां आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका शेयर डिस्काउंट में चल रहा था, आपका शेयर किस में चल रहा था, डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट आपका डेबिट आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू भी डेबिट, दोनों डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया हुआ है, ओके। अभी अलाउ नहीं है बट आपको पता तो होना चाहिए। आपके पास ये एंट्रीज हैं। वेंडर का अमाउंट ऑलवेज सेम रहेगा। अगर आप भूलने के थोड़ा सा कुछ आपके चक्कर में रहते, मतलब भूल जाते हैं, ऐसा कहना नीचे की बीमार है, बीमारी नहीं है ये, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं, कई बार हम भी भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भैया ये तो सेम रहेगी वैल्यू। सेम रहेगी का क्या मतलब है कि जो वैल्यू यहां पर थी, वही वैल्यू हमेशा यहां भी रहेगी। फिर आपको अपने शेयर प्राइस के हिसाब से देखना है। अगर आपके शेयर की जो वैल्यू है उससे आपको इसको डिवाइड करना है। वैल्यू अगर 100 की 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैल्यू अगर 120 है और आपको तो 100 के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो 100 आपके जाएंगे शेयर कैपिटल में, 20 रुपए आपके जाएंगे प्रीमियम में, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर भी वैसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए वेंडर 100 का गया, 100 का मैं इसलिए बताऊं क्योंकि फिर पॉइंट में चला जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए अगर ये 110 है, ठीक है, 110 की ड्यू अमाउंट है, आपको वेंडर को पैसे देने हैं, लेकिन आपके शेयर की कीमत 110 है, तो यानी कि आप उसको जो शेयर देंगे वो तो 100 का देंगे और 10 रुपए आप प्रीमियम मानकर उसे दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स है। बाकी डिस्काउंट में फिर क्या होगा, डिस्काउंट में इसका उल्टा क्यों जाता है। जैसे मान लीजिए आपको उसको पे करने हैं 90 रुपए, आपको उसको पे करने हैं 90 रुपए, पर आप शेयर कितने का दे रहे हो, 100 रुपए का, जिसमें आपने डिस्काउंट का ऊपर है, जिसमें आपने 10 रुपए डिस्काउंट लगा दिए हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट के केस में शेयर आप ज्यादा वैल्यू का देते हो, ठीक है, पर क्योंकि आप डिस्काउंट में पे कर रहे हो, आपने सोचा था 100 की वैल्यू है, आपके हिसाब से वो 100 की वैल्यू है, पर आपको मिला नहीं, या जो भी वजह होगी, तो आपने डिस्काउंट में इशू किया तो आपको 90 ही रुपए चुकाना होंगे। तो इसलिए यहां पे 90 लिखा जाता है, यहां पर 100 लिखा जाता है। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है तो डेबिट, सिक्योरिटीज में हमारे लिए क्रेडिट होती है क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसे हमें रिसीव हो गए, हमें वो पैसे पे नहीं करने पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन शेयर्स आर इशू टू प्रमोटर्स, अगर शेयर्स प्रमोटर को इशू हो जाए तो पहली चीज तो ये प्रमोटर को इशू क्यों होंगे, क्योंकि प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो ये नींव रखते हैं, जो आइडिया लेकर आते हैं, जो शुरू में कंपनी के लिए काम करते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी आपकी, इनकॉर्पोरेशन प्रीमियरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर ने ये खर्चा किया, ये खर्चा है तो ये तो भैया डेबिट होगा जैसे ही कंपनी बनेगी, और प्रमोटर का नाम क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि भाई प्रमोटर ने किया है, एक तरीके से लायबिलिटी हो गई। फिर अब आप इसको शेयर देंगे तो प्रमोटर कहां पहुंच जाएगा, डेबिट साइड, शेयर कैपिटल हमारी कहां पहुंच जाएगी, क्रेडिट साइड। तो देखिए एंट्री क्या हो गई, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हेन शेयर may also be issued by the company to its promoter for service rendered by them. Company issue shares to promoters because they have provided their service during the course of incorporation of a company. प्रमोटर का मतलब ही है कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी उससे पहले आइडियाज, उसके लिए लीगल फीस, यहां वहां जो भी चक्कर काटने पड़ते हैं, सब यही लोग करते हैं, ठीक है।
और इसीलिए आपने सुना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको राइट ऑफ करने का भी सिस्टम है। तो वो क्यों है? क्योंकि कंपनी के बनने से पहले के किए गए खर्चे हैं, प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं, तो आप उसकी एंट्री लिख देते हो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। फिर आप ऐसे प्रमोटर्स को शेयर अगर देते हैं तो प्रमोटर्स डेबिट, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाता है। क्या भैया इसमें भी डिस्काउंट का, प्रीमियम का वैल्यू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो आप क्या करोगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो ऊपर हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, ज्यादा कुछ होना नहीं है। और तो आपकी बुक्स में सिर्फ इतना ही बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भैया अंडरराइटर्स हो जाए, अच्छा एक चीज, हाँ ये नोट है, नोट ध्यान दीजिएगा। एज पर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हाइल इशूइंग ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। गुडविल अकाउंट आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो यहां पर आप गुडविल अकाउंट लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, डन। ये आईसीएसआई में है, हालांकि हम तो सीबीएसई और अदर बोर्ड वाले, तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस बोर्ड का भी है तो उसको ध्यान रखना है कि उनकी बुक्स में गुडविल यूज किया जाता है, किताब से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं वेंडर के पास। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स, सॉरी वेंडर कह रहा हूं मैं, अंडरराइटर्स, वेंडर तो कंप्लीट हो गया। अंडरराइटर कौन होते हैं भैया? ये वो लोग होते हैं जो ये वादा करता है भाई आपके शेयर्स हम बिकवाएंगे यार, हम बिकवा देंगे, डोंट वरी, पर वो इसके बदले कमीशन चार्ज करते हैं। तो यानी कि हमें उन्हें कमीशन पे करना है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। कमीशन हमें पे करना है, हमारे लिए नुकसान हो गया, अंडरराइटर्स को पे करना है, तो अंडरराइटर्स एक तरीके से लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब इन्हीं अंडरराइटर्स को आप शेयर दे देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। प्रीमियम आएगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अंडरराइटर का केस था, प्रमोटर का केस था। प्लीज कंसिडरेशन अदर देन कैश इसको जरूर कीजिए, क्योंकि या तो यहां से क्वेश्चन आएगा या तो डिवेंचर से आएगा, पर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। डिवेंचर में भी कुछ नहीं होता है, बस इसी का रिपीट होता है, शेयर्स की जगह पे डिवेंचर वर्ड यूज हो जाता है। आधा डिवेंचर सेम है बॉस। अगर हमने ये शेयर कैपिटल ढंग से पढ़ लिया तो आधा डिवेंचर सेम है, आधा नहीं, इनफैक्ट 70% सेम है। एंट्री सेम है, बस शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर आ जाएगा, परसेंटेज का नाम भी आ जाएगा, बस इतना ही करना होता है। और फिर मुस्कुराना होता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, हमें बन जाएगा, तो मार्क्स मिलेंगे, सब जगह खुशियां फैल जाएंगी, है कि नहीं? तो बस फिर यही है। तो यहां पर आके हमारा ये भी रिवीजन होता है कंप्लीट। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम जानेंगे कि अगर कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उनमें क्या क्या केसेस होते हैं। बेसिकली एक वर्किंग नोट है, उसी को हमें अच्छे से समझना है। तो लास्ट में जो निक्कू भैया कहते हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू, आप यहां पर आए। और हमारा एक मोटो भी है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। समझ गए? क्योंकि जिंदगी में अच्छे मार्क्स तो जरूरी हैं ही, मगर किसी को मुस्कुराने का मौका देना या खुद मुस्कुराना भी जरूरी है। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय।